of you. I hope all you are at home and studying. आज भी कुछ बच्चे आए थे स्कूल में डाउट पूछने के लिए. आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी आ सकते हैं. यू आर फ्री टू आस्क. कुछ बच्चे आए थे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम पढ़ सकते हैं इजीली, अब हम रीड कर सकते हैं. क्या होगा, जैसे जैसे अगर टाइम निकलता जाएगा तो हमारी टेंडेंसी और आलसी होने की हो जाएगी. कोशिश कीजिए, अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप स्कूल आके पूछ सकते हैं. 2 घंटे कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है. इज इट क्लियर? तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे. नॉन न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं. हमने लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ लिए थे. सारे लॉज कितने होते हैं वो सब भी हम पढ़ चुके थे. अब हम नेक्स्ट थिंग देखते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब आता है? फोर्सेस इक्विलिब्रियम में कब आता है? क्या मतलब होता है इसका? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब किसी बॉडी के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स, किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स. जैसे एक बॉडी के ऊपर फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर ये 0 होना है तो उतना ही फोर्स F2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. उतना ही फोर्स F2 उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो F1 फोर्स है वो किसके इक्वल है? नेगेटिव ऑफ F2 के. तो जब इस तरह की कोई कंडीशन आएगी तो नेगेटिव को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? F1 plus F2 is equals to 0. This condition is known as equilibrium of forces. जब किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम, जब किसी बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम 0 के इक्वल होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स इज 0 और द टोटल सम ऑफ द फोर्सेस इज 0. ये 3 डायमेंशन में भी हो सकता है. जैसे एक फोर्स F1 यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स F2 यहाँ पे लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट हमें पता है कि इस डायरेक्शन में होगा. हमें पता है कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, बट हम क्या मान रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है. जो इसका रिजल्टेंट है F2 उसकी डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है. तो जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट इस तरह से यहाँ पे आएगा, तो रिजल्टेंट इस तरह से यहाँ पे आएगा. तो ये डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव F3 की डायरेक्शन. तो हम क्या लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू 0. इस तरह से हम लिख सकते हैं. या फिर इन दोनों फोर्सेस में हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं. क्या लगा सकते हैं? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. कैसे? जैसे ये F1 ये F2 और इस तरह से हमने एक वेक्टर बना लिया, क्लोजिंग वेक्टर. इसको यहाँ पे प्लॉट किया और इसको यहाँ पे प्लॉट किया. ठीक है. तो ये जो रिजल्टेंट है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, बट हमने इस फोर्स को इस तरह बनाया इसके अपोजिट डायरेक्शन में. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू माइनस F3, या फिर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कितने भी फोर्सेस का हो सकता है. बहुत सारे फोर्सेस होते हैं नेचर में. इक्विलिब्रियम बहुत सारे में से सभी फोर्सेस उसके अंदर आने ही चाहिए. उस कंडीशन के अंदर ये सारे फोर्सेस आने चाहिए. इज इट क्लियर? नाउ अब जैसे किसी डायमेंशन के अंदर ये फोर्सेस लग रहे हैं, यानी सिर्फ x एक्सिस के ऊपर लग रहे हैं या y एक्सिस के ऊपर लग रहे हैं या फिर z एक्सिस के ऊपर लग रहे हैं, तो हम इन फोर्सेस को कैसे लगाएंगे? F1x प्लस F2x प्लस F3x इज इक्वल टू 0. ऐसे ही F1y प्लस F2y प्लस F3y इज इक्वल टू 0. इस तरह से हम इन फोर्सेस को अप्लाई कर सकते हैं. और अगर z एक्सिस में होगा तो F1z प्लस F2z प्लस F3z इज इक्वल्स टू 0. एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर हम लोग इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं. क्लियर है आप लोग को? तो इस तरह से भी हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. अगर 2 फोर्सेस हैं तो हम ये कंडीशन यूज़ कर लेंगे. 3 फोर्सेस हैं तो ये कंडीशन यूज़ कर लेंगे. ज़्यादा फोर्सेस होंगे तो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी. और ये जो तीनों चीज़ें हैं एक पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर, यानी जब सिर्फ x एक्सिस के अंदर फोर्स लग रहा है
या फिर y के अंदर लग रहा है या फिर z के अंदर लग रहा है, तो हम लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लोग फोर्स की स्टडी करते हैं, अलग अलग फोर्सेस की। बेसिकली दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक क्या होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी चीज के हमें कांटेक्ट में आने से ही उसका एहसास होगा। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोनों हाथों का जब हम रब करेंगे, जब दोनों हाथों का एक दूसरे से कांटेक्ट होगा तभी क्या होगा, फोर्स जनरेट होगा। तो जो फोर्सेस कांटेक्ट की वजह से आते हैं, जैसे इस हाथ के ऊपर मैंने इस पेन को रख रखा है, तो पेन मेरे हाथ के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्सेस कांटेक्ट की वजह से आते हैं उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस। और जो बिना किसी कांटेक्ट के आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में बेसिकली दो ही तरह के फोर्सेस आते हैं। एक आता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक आता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या होते हैं दोनों फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 9th में आपने पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर उछालते हैं तो उसको वापस नीचे लाने की कोशिश करता है। एनी फोर्स which brings the object back to the surface of the earth due to attraction force। और ये अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ये फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो चार्जेस के बीच में, चाहे वो दूर दूर हो, चाहे कांटेक्ट में हो या नहीं हो, उनके बीच में लगता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स। क्या बोलते हैं उस फोर्स को, इलेक्ट्रिकल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंशन फोर्स को। टेंशन का मतलब क्या होता है? टेंशन फोर्स का मतलब होता है जब हम किसी चीज को खींचते हैं, जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, खींचते हैं। या फिर एक जैसे हमारे पास एक रस्सी है, ये क्या है, रस्सी के ऊपर इस तरह से पुली है और यहाँ पे एक हमने स्टोन लगा रखा है। क्या लगा रखा है, स्टोन। तो अगर हम रस्सी को इस तरह से खींच रहे हैं तो इसका जो वेट है वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। और जो टेंशन फोर्स होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी जो वेट होगा वो तो किधर लगेगा, नीचे, और टेंशन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। क्लियर है सबको? तो इस तरह से ये फोर्स कौन सा होता है, टेंशन फोर्स। ये कब होता है, जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आती है। दो चीजें आपस में कब आती हैं, कांटेक्ट में। तो एक एग्जांपल क्या हो गया इसका, टेंशन फोर्स। और बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, उनको अब हम देखते हैं क्या होता है। टेंशन फोर्स को और हम समझते हैं, जैसे एक थ्रेड हमारे पास है या कोई स्ट्रिंग है, या फिर क्या है, कोई स्ट्रिंग। हमने क्या किया कि एक स्टोन को हमने इस तरह से बांधा और स्टोन को हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है, किसी चीज को खींचना। किसी चीज को क्या करना, खींचना। क्या होता है वो, टेंशन फोर्स। किसी भी चीज को खींच के बड़ा करना। जैसे हम एक जो रबर वगैरह आते हैं हम उनको खींच सकते हैं, बट एक सर्टेन लिमिट के बाद वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो टेंशन फोर्स होता है जिसको हम कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम इस तरह से अगर होल्ड हो रहा है तो वो इस तरह से मूव करेगा, तो उसका जो लेंथ होगा उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। फिर और कांटेक्ट फोर्सेस देखते हैं। जैसे हमारे पास एक फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये क्या होता है, इसको अब हम ध्यान से समझेंगे, ये हमारे बहुत ज़्यादा यूज का भी है। तो क्या होता है ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जैसे ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर हमने इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रख रखा है, जैसे कोई बुक रख रखी है, कोई क्या रख रखी है, बुक। तो इस बुक के ऊपर जब फोर्सेस लगेंगे तो ये बुक इस सरफेस के साथ क्या है, कांटेक्ट में है। ये बुक इस सरफेस के साथ क्या है, कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट में है तो जो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है
उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। द फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है फोर्स, जो सरफेस से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है फोर्स, वो फोर्स कौन सा होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है सबको? तो इस तरह से क्या आता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसको हम एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एन से। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। डायरेक्शन किधर होती है इसकी? हमेशा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब इस तरह से ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। और इसी के परपेंडिकुलर या अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? वेट। वेट क्या होता है? एम इंटू जी। जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है वो इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड रहता है, और जो वेट होता है वो कहाँ लगता है? इस तरह से नीचे की तरफ। तो ये दोनों फोर्सेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक होता है वेट का फोर्स। ये दोनों ही फोर्सेस कौन से होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब इनके अलावा जो फोर्स होता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जैसे ये सरफेस है हमारे पास, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जैसे कोई बुक, इस बुक को हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ क्या कर रहे हैं? इसको धक्का दे रहे हैं। तो इसको जो रोक रहा है सरफेस, जो इसके मोशन के पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। कांटेक्ट तो सरफेस से ही है, हम इस बुक को इस तरह से धक्का दे रहे हैं, इस तरह फोर्स लगा रहे हैं। तो जो इस फोर्स को रोक रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन फोर्स। वो फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन फोर्स। ये फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा अपोजिट होती है मोशन के। आप आगे की तरफ चल रहे हैं, जब भी आप कभी पैरों को ऐसे घिस के चलते हैं तो आवाज़ क्रिएट होती है। वो आवाज़ किस तरफ क्रिएट होती है? पीछे की तरफ। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स कुछ टाइप्स का होता है। सबसे पहला कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। कोई ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। तो उस पर जो फोर्स होगा वो फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शन वाला। वो कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है? ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये स्टैटिक है, तो एफएस मैंने लिखा। ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो प्रोपोर्शनल का साइन रखता है तो क्या होता है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या होता है? म्यू एस। इसे क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या मतलब है इसका? जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, और इधर पीछे की तरफ से फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। तो F जब तक F की वैल्यू Fs से ज़्यादा नहीं होगी, जब तक F की वैल्यू Fs से ज़्यादा नहीं होगी, जब तक F की वैल्यू Fs से ज़्यादा नहीं होगी, ये बॉडी मूव नहीं करेगी। यानी द अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा। ऑलवेज F शुड बी ग्रेटर देन Fs। F की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए? Fs से बड़ी होनी चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन, यानी जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़्यादा। क्लियर है सबको? जब तक ये ज़्यादा नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और अगर ये इक्वल भी है, अगर F और Fs जो फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल भी है, तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। तो ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ये क्या होता है? जब कोई बॉडी क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है, एक के ऊपर एक है, या फिर जैसे एक बॉडी इधर मूव कर रही है और एक बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, दोनों बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, दोनों का सरफेस क्या कर रहा है? मोशन में। तो जब दो सरफेसेस मोशन में होते हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है वो? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स।
ये कब जनरेट होता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं मोशन में, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ के। ये भी प्रोपोर्शनल होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। एफ के भी किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। और जब प्रोपोर्शनल का साइन देगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है? म्यू के। ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस कोफिशिएंट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हमेशा जो हमने यहाँ पे कोफिशिएंट पढ़ा म्यू एस, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के। ये फिक्स है। म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से क्या होगी? बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से क्या होता है? बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एफ एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ के। इसी वजह से ये भी इनका जो कोफिशिएंट है वो भी क्या होंगे? बड़ा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, और काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या होगा? कम होगा। क्लियर है सबको? अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है काइनेटिक के टाइप्स। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्लाइडिंग और एक होता है रोटेटिंग। एक होता है स्लाइडिंग और एक कौन सा होता है? रोटेटिंग या फिर रोलिंग। एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है रोटेटिंग या फिर रोलिंग। स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये कन्वेयर बेल्ट है, ये क्या है? कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आप जबरदस्ती बैग को इस तरह से मोशन करा रहे हैं, ये बेल्ट इधर मूव कर रहा है और वो इधर मूव कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट है या बैग है, बैग को आप अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करा रहे हैं जबरदस्ती, और कन्वेयर बेल्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो जो फोर्स होता है, जो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जनरली जनरेट होता है बेयरिंग्स के अंदर। बेयरिंग्स देखिए इस तरह से होता है। क्या होता है इनके अंदर? रोटेशन होता है। दोनों सरफेस, अंदर वाला सरफेस भी रोटेट करता है और बाहर वाला सरफेस भी रोटेट करता है। जब ये दोनों सरफेस रोटेट करते हैं, रोल करते हैं, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। That friction is known as rolling friction। उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? तो क्या क्या हमने पढ़ा अभी? देखिए सबसे पहले हमने देखा टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये हमने देखा। इसके अलावा एक और फोर्स होता है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, स्प्रिंग फोर्स। जनरली क्या यूज करते हैं? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग 10th में पढ़ा था आपने। क्या होती है स्प्रिंग की एनर्जी? 10th में हमने पढ़ा था इसको क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ा था हमने? हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो एफ होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है? माइनस के एक्स। एफ इक्वल टू क्या होता है? माइनस के एक्स। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो चीजें होती हैं। फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या है? स्प्रिंग के अंदर डिफ्लेक्शन, कितनी वो कंप्रेस या एक्सपेंड हो रही है। स्प्रिंग कंप्रेस भी हो सकती है और एक्सपेंड भी हो सकती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उस फोर्स को? स्प्रिंग फोर्स। ये सब था इनका थ्योरेटिकल पोर्शन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये फोर्सेस जो भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, ये सब किससे जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। किससे जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में रब करते हैं एक दूसरे को, तो कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनसे ये सभी फोर्सेस जनरेट होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? पार्टिकल्स, उनकी वजह से जनरेट होता है। बट हम लोग फिजिक्स के अंदर इन सभी पार्टिकल्स को कैसा मानते हैं? मैक्रोस्कोपिक। क्या मानते हैं? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब जिनका मास हम एक पॉइंट के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, हम इस तरह से इसको क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। इज इट क्लियर? ये सारे फोर्सेस क्लियर हैं? ये सारे फोर्सेस हम लोग यूज करेंगे मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैकेनिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको एक दो दिन में आने वाली क्लास में पता चल जाएगा। जैसे मेरी बॉडी के ऊपर 5 डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं,
तो नेट फोर्स मेरी बॉडी के ऊपर कितना लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये हमें निकालना पड़ेगा मैकेनिक्स को यूज़ करके। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करते हुए। अब हम आज 2 न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। 5.9 तक हम लोग देख चुके थे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5.10, 11 एंड सो ऑन। 10 क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg, एक बॉडी का मास गिवन है कितना है 0.4 kg, फिर मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर आगे क्या गिवन है इसमें, टू द नॉर्थ, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ हम मान लेते हैं किधर होती है हमेशा ऊपर की तरफ, तो हमने ये मान लिया नॉर्थ की तरफ वो बॉडी मूव कर रही है। फिर क्या हुआ, विथ नॉर्थ टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का साउथ डायरेक्शन में। साउथ डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 8 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड। कितने टाइम के लिए फोर्स लगा 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के लिए क्या लगा फोर्स। आगे क्या गिवन है इसमें, टेक द इंस्टेंट फोर्स, टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी t इक्वल्स टू 0। फोर्स कब से लगना शुरू हुआ t इक्वल्स टू 0 पर। द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम बी x इक्वल्स टू 0, इस टाइम पे बॉडी की पोजीशन कितनी थी x इक्वल टू 0। प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट, इसकी हमें पोजीशन निकालनी है 3 टाइम के ऊपर। एक बार जब टाइम की वैल्यू -5 सेकेंड है, एक बार जब टाइम की वैल्यू 25 सेकेंड है, और एक बार जब टाइम की वैल्यू 100 सेकेंड है। इन तीनों टाइम के ऊपर हमें पोजीशन निकालनी है। क्या निकालनी है पोजीशन। कैसे फाइंड करेंगे इनकी पोजीशन को, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन समझ में आया क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो बॉडी है वो ऊपर नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, उसका मास कितना है 0.4 kg, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। नीचे की तरफ क्या लग रहा है फोर्स 8 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इस बॉडी को रोकने के लिए लगेगा, तो हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, फोर्स कितना है 8, मास कितना है 0.4 इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ये नेगेटिव फोर्स होगा क्योंकि कौन सा फोर्स है ये रिटार्डिंग फोर्स। तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकालते हैं, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा -8/0.4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8, पॉइंट हटाएंगे 80, 4 1 20, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, क्या आ गया एक्सेलरेशन। ना क्या पूछा सबसे पहले इसमें t इक्वल्स टू -5 सेकेंड के ऊपर उसकी पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर s इज इक्वल्स टू v0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। फर्स्ट केस है हमारे पास जब टाइम इक्वल्स टू क्या है -5 सेकेंड। स्पीड इसमें क्या गिवन है, स्पीड क्या है कांस्टेंट है, स्पीड क्या है कांस्टेंट। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा 0 के, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा 0 के। तो जब एक्सेलरेशन 0 के इक्वल है तो हम इसमें क्या निकालते हैं इसकी पोजीशन क्या है। तो फॉर्मूला क्या है t इक्वल्स टू -5 सेकेंड के ऊपर s इज इक्वल्स टू v0 इंटू टी, तो 10 इंटू -5 तो कितना हो जाएगा -50 मीटर, यानी -5 सेकेंड के ऊपर ये बॉडी कहाँ पर है -50 मीटर के ऊपर है। सेकेंड जब टाइम कितना हो गया 25 सेकेंड, टाइम कितना हो गया 25 सेकेंड, तो 25 सेकेंड के बाद अब इसका वेलोसिटी कितना है और कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें फाइंड करना है। वो हमें क्या करना है फाइंड, तो अगेन s2 लिख लेते हैं इसको, तो v0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा v0 कितना है 10 इंटू 25 प्लस हाफ इंटू, अब एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन अब कितना लग रहा है -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -20 कितना टाइम है 25, इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो 250, 2 1 -10, तो -10 इंटू 625, तो ये कितना आ जाएगा
250 माइनस 6250, तो ये कितना आ जाएगा -6000 मीटर। यानी सेकंड केस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया -6000 मीटर। थर्ड केस टाइम इक्वल टू 100 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 100 सेकेंड के ऊपर कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर 30 सेकेंड तक तो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, बट 30 सेकेंड के बाद ये फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। तो 30 सेकेंड तक जब फोर्स लग रहा है तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा, एक 0 to 30 और एक 30 to 100। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 30 तक तो फोर्स लग रहा है, उसके बाद ये फोर्स नहीं लग रहा। तो 30 तक तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जो हमने निकाला है -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें इस कंडीशन को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो S इक्वल्स टू अगेन ut यानी v0p प्लस हाफ AT²। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे S की वैल्यू निकालनी है, v0 कितना है, वेलोसिटी 10, कितने टाइम तक है 30, प्लस हाफ A कितना है -20 इंटू t² कितना है 30 का स्क्वायर। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये 300, 30, 10 माइनस 10, तो 30 का स्क्वायर 900, 910, 9000। तो ये कितना आ गया -8700 मीटर्स। यानी 30 सेकेंड तक उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -8700 का। अब 3200 जब उससे फोर्स नहीं लगेगा, जब उससे फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। पहले वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, v = v0 + at। तो v = v0 कितना है 10, a कितना है -20 और t कितना है @30। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी इसकी -590 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी को हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर एज ए इनिशियल वेलोसिटी, v0 × t प्लस हाफ AT²। इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। टाइम कितना पुट करेंगे, इसमें कितना टाइम बचा है यहाँ तक, वो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, कितना 70। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो S = v0t हमारे पास बचा। S = क्या बचा वहाँ पर, वो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। S = आ गया v0 × t। v0 कितना है -590, टाइम कितना है 70। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा। इस डिस्टेंस को क्या कर देंगे हम ऐड, तो 0 से लेकर 100 सेकंड तक क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या गिवन था, वापस समझ लीजिए क्वेश्चन को। मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मोशन किधर है नॉर्थ की तरफ, उसके बाद फोर्स किधर लग रहा है साउथ की तरफ, कितने टाइम तक लगा 30 सेकंड तक, कितना लगा 1 मीटर। इसकी हेल्प से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फिर इन तीनों टाइम के ऊपर हमसे क्या पूछा था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो फर्स्ट और सेकंड तो आपको क्लियर है। फर्स्ट केस में क्या 0 है, एक्सेलरेशन, क्यों, ये वेलोसिटी क्या थी कांस्टेंट। सेकंड में एक्सेलरेशन गिवन है, थर्ड में और ये, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं आज की क्लास में, 5.11। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, पहले उसको समझते हैं। क्या गिवन है इसमें, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी 0 की, एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी स्पीड से एक्सेलरेट हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एट t = 10 सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड। A stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground। क्या गिवन है इसमें, ट्रक चल रहा था, इतना उसमें एक्सेलरेशन था, रेस्ट से शुरू हुआ, 10 सेकंड के बाद एक इंसान ने, एक मैन ट्रक के ऊपर खड़ा था, उसने एक पत्थर नीचे फेंका। वो कितनी हाइट से फेंका उसने, 6 मीटर की हाइट से। कितनी हाइट से फेंका, 6 मीटर की हाइट से। व्हाट आर द वेलोसिटी, हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एंड नेगलेक्ट करना है हमें एयर रेजिस्टेंस, और t = हमें गिवन है 11 सेकेंड। यानी 11 सेकेंड के बाद वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन हमसे पूछा है 11 सेकंड के बाद क्या पूछा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखें v नॉट हमें गिवन है, a हमें गिवन है, t हमें गिवन है, तो इसकी हेल्प से हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है, v इक्वल्स टू क्या होता है, v नॉट प्लस at, तो v नॉट 0, a 2, t 10, तो 2 10 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी आ गई। हम क्या मान रहे हैं, जो ट्रक है हमारा वो इस तरफ से इधर मूव कर रहा है, यहाँ से स्टोन आके गिरा 6 मीटर्स के ऊपर, कहाँ आके गिरा 6 मीटर के ऊपर, तो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ट्रक, 20 मीटर पर सेकेंड से। अब 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, तो प्लेन के अंदर वेलोसिटी कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक कौन सा होगा हॉरिजॉन्टल और एक कौन सा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, ये किसके इक्वल होगा, जो ट्रक की वेलोसिटी है उसी के, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बट वर्टिकल कंपोनेंट कब इफेक्ट में आएगा, जब आप पत्थर इसके ऊपर से फेंक रहे हैं, और आप पत्थर कितने सेकंड के बाद फेंक रहे हैं, 10 सेकंड के बाद में। कितने सेकंड के लिए पत्थर रहा मेरा, 1 सेकंड के लिए, तो वी वाई हम निकालते हैं, तो वी वाई इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए इंटू पी। वी नॉट वाई इनिशियली हमने पत्थर फेंका नहीं, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। वर्टिकल मोशन है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी के, और टाइम टी, तो जी कितना है 10, और कितने टाइम के लिए हमने पत्थर फेंका, 1 सेकंड के लिए, तो 10 मीटर पर सेकंड इसका क्या आ गया वर्टिकल कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी आफ्टर 11 सेकंड्स, तो 11 सेकंड्स के बाद यही वेलोसिटीज है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 400 प्लस 100 का रूट, तो ये v की वैल्यू आ गई, तो v इक्वल टू अंडर रूट 500, तो v इज इक्वल टू 5√10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई हमारे पास वेलोसिटी आफ्टर 11 सेकेंड। नाउ इधर जो वेलोसिटी है वो vx है, इधर वेलोसिटी कितनी है vy। हम इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं, कितनी डायरेक्शन है, थीटा एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है थीटा। तो अब हमें क्या पूछा है इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू vx अपॉन vy अपॉन vx, दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, y कितना है 10, x कितना है 20, तो 10 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 2, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 2, ये डायरेक्शन आ गई इसकी। और एक्सेलरेशन कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, बट एक्स डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज नहीं हो रही, इनिशियल 0 थी, फाइनल 10 हो गई। बट वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इस केस में एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा जी के, और जी किसके इक्वल होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो ये क्या होगा इसका एक्सेलरेशन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये किसके इक्वल रहेगा हमारी वेलोसिटी के, जो किधर जो एक्सेलरेशन होगा हमारा किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी का ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक तो सर्कुलर मोशन बाकी है और बहुत सारे क्वेश्चंस। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।